तो एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं CDNP ऑनलाइन क्लास में मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास। और यह क्लास 12th और JEE के लिए है। वैसे एक खास बात और है, आज की यह क्लास 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स के लिए है। जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर फिजिक्स पढ़ते हैं उसी के अंतर्गत ये अगला पार्ट होगा। इसलिए 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी इसको देखें और समझें, लेकिन उनका सिलेबस ये फिजिक्स का कहलाएगा, जबकि 12th वालों के लिए यह सिलेबस मैथ्स का कहलाएगा। तो चलिए आज के नए टॉपिक पर चलते हैं बोर्ड पर। तो बोर्ड में आज का टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा, और यह वेक्टर अलजेब्रा हम पिछले दिनों से पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, योग का साहचर्य नियम। ये हमने लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ क्या है ये हमें लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वैसे तो ये छोटी कक्षाओं में भी इसका स्टेटमेंट नॉर्मल मैथ्स के लिए पढ़ लिया जाता है, लेकिन यहाँ वेक्टर के फॉर्म में पढ़ना है हमें। इसमें हम 3 वेक्टर्स लेंगे। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 वेक्टर्स, ठीक है। हिंदी में यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर 3 सदिश हों तब देन अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, योग का साहचर्य नियम, ठीक है। अब इसे हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए एक डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, और वह डायग्राम देखो हमने बना लिया है पहले से ही। और ये है डायग्राम, आप लोग देख सकते हैं। इस डायग्राम में ABCD एक क्वाड्रिलेटर है, एक चतुर्भुज है, और इसमें साइड्स को हमने वेक्टर्स मान लिए हैं। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं लेट करके, लेट हिंदी वाले माना कि, ये देखिए यहाँ लिख सकते हैं आप लोग AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या मान लिया है, देखते चलिए अच्छे से। ये देखिए AB वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, तो ऐसा ही देख लेंगे BC वेक्टर, BC वेक्टर इज इक्वल टू क्या माना है, B वेक्टर मान लिया है, ठीक है। और DC वेक्टर इज इक्वल टू क्या मान लिया है, C वेक्टर, ठीक है। ये 3 वेक्टर्स हैं। अब हमको ऊपर लिखी हुई बात को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलर रूल यूज करेंगे, जो हमने आप लोगों को पहले समझाया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल लेंगे और आप लोगों को बताना है इसमें ट्रायंगल लॉ से क्या आएगा, नाउ, ठीक है। यहाँ चाहे तो लिख सकते नाउ बाय ट्रायंगुलर रूल फॉर वेक्टर्स, ठीक है, या सदिशों के लिए त्रिभुज योग का नियम लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, देखिए ABC, ट्रायंगल ABC
बी सी, बोलो मिला ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, देखिए खिसका लेते हैं थोड़ा सा। ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा बताइए, बना ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। इसको हमने शॉर्टकट में बताया भी था कि चाहें तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और इज इक्वल टू ए डायरेक्ट। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बोलो ए बी वेक्टर प्लस बोलो बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी वेक्टर होगा। वैल्यू लगाओ, जो ऊपर मानी गई वैल्यू है ये। ए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है बोलो, लगाते चलो। ए वेक्टर बी सी कितनी है बोलो, बी वेक्टर, और ए सी कितनी है पता नहीं कितनी है, तो उसको वैसा ही लिख देते हैं। इसको हम क्या नंबर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। अब हम आगे थोड़ा और खिसका लेते हैं जगह बनाने के लिए। ये देखिए, अब हम फिर से एक और ट्रायंगल लेने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल देखिए मैच करना। इन ट्रायंगल मिलाओ बी सी डी, बोलो मिला बी सी डी। अब फिर से इसमें बताना है, आंसर बतलाओ, देखना बस नहीं, आंसर बोलना है। आंसर बोलो क्या होगा, बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, बी डी वेक्टर। ये यहाँ से डायरेक्ट लिखना है, तो ऐसा देख करके बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू बी डी वेक्टर। तो लिखते हैं, ये आ जाएगा बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू, बताइए कितना आएगा, बी डी वेक्टर। अब वैल्यू लगाओ, बी सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है बोलो, बी वेक्टर है, कितनी है, बी वेक्टर। बी सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर, प्लस सी डी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, सी वेक्टर, और बी डी वेक्टर की वैल्यू बोले पता नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, बी डी वेक्टर। और यहाँ क्या लिख देंगे बोलो, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब चलो फिर से एक ट्रायंगल लेते हैं। बहुत सारे ट्रायंगल ही लेना है। इन ट्रायंगल अब हम देखते हैं कि हमने देखो ए सी की वैल्यू कितनी निकाली है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए सी कहाँ लिखा है, ये लिखा है ए सी, तो यहाँ पर चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये जो वैल्यू अपन ने निकाल ली है उसको लिखने में कोई परेशानी नहीं है। ए वेक्टर और प्लस कितना हो गया बोलो, बी वेक्टर हो गया। ऐसा ही हमने क्या निकाला बोलो, बी डी वेक्टर। तो बी डी वेक्टर की वैल्यू कितनी है बोलो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं हम। ये है बी वेक्टर और प्लस कितना बोलो, सी वेक्टर हो गया। तो अब ट्रायंगल लेना हमको ए बी डी, ढूंढो डायग्राम में, देखो मिल गया ए बी डी, मिला, आसान है बहुत। ए बी डी क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर। या डायरेक्ट में ऐसा ये कर सकते हैं ऐसा। तो कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा ए बी वेक्टर प्लस, बोलो बोलना जरूर है, बी डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, ए डी वेक्टर। इससे आपके बोलने से कंफर्म होता है, ठीक है, कि आपने समझ लिया है और समझ के बोल रहे हैं, इसलिए बोलने से प्रैक्टिस होगी। इसलिए बोलो ए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी देख लो, स्मॉल ए वेक्टर है, प्लस बी डी वेक्टर की वैल्यू कितनी है देखो,
ये निकाली अपन ने क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ये है बोलो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हो गई। और इज इक्वल टू कितना है बोलो, एडी वेक्टर की वैल्यू कितनी है बोलो, पता नहीं है। ये बन जाए क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फिर थोड़ा और जगह बनानी पड़ेगी, जगह की थोड़ी फिर से कमी है, ये लो ठीक है। डायग्राम को नीचे रख लेते हैं, ये देखो ठीक है। अब एक ट्रायंगल और लेना है, कौन सा वाला, जिसमें एडी मिलना चाहिए, ऐसा वाला ट्रायंगल ढूंढो। कहाँ एडी, ये है एडी, तो हो सकता है ए बी डी तो ले लिया अपन ने, अब ए सी डी भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ए सी डी भी ले सकते हैं। ये वैल्यू अपनी गायब हो गई, इसको नीचे ही लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ऊपर खिसका लेते हैं, ये लो ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, जो बोला हमने, ये ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी मिल गया। अब इस ट्रायंगल में हमें क्या लिखना है, ए सी वेक्टर प्लस डी सी डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, ए डी वेक्टर। ये डायरेक्ट ऐसा देख के लिख सकते हैं, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, ए डी वेक्टर। तो लिखते हैं ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना बोलो, ए डी वेक्टर। ए सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, डायग्राम में देख लो, निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब सी डी वेक्टर की वैल्यू कितनी, सी डी स्मॉल सी, और ए डी वेक्टर की वैल्यू कितनी है बोल दो, पता नहीं है। नहीं है पता तो ऐसा ही लिख देंगे अपन। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बोलो, 4 हो गया। अब ये देख लो, अभी अपन ने इक्वेशन नंबर थर्ड में भी ए डी निकाला है और फोर्थ में भी निकाला है, दोनों मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिख देते हैं अपन, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा बोलो, ये ऊपर वाला पहले थर्ड वाला लिखते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड से लिखते हैं, कितना आएगा बोलो, ए वेक्टर प्लस ये आएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें कितना आएगा बोलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस कितना आया बोलो, सी वेक्टर आ गया, ठीक है। यही क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। क्या है ये, योग के लिए साहचर्य नियम है। ये क्या है, ये योग के लिए साहचर्य नियम है। ये देखो ये प्रूफ हो गया है। ये कितना आसान है। इतना आसान होने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे तो आपसे फिर भी कुछ नहीं बनेगा। इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और करके देखना ज़रूरी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने पिछले चैप्टर के 2 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, बन नहीं रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम 7 और 8, एग्जाम्पल 7 और 8 एक्सरसाइज
14B के पहले वाले। ठीक है, इनको बताने के पहले दो बातें हम बोलेंगे। सबसे पहली बात यह है, कोई एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जैसे 7th ही ले लेते हैं और उसी में हम दोनों बता देंगे, 7th और 8th भी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब एग्जाम्पल के क्वेश्चन करें तो सबसे पहली कोशिश होना चाहिए कि वो क्वेश्चन आप बुक की मेथड को फॉलो मत करें। आपको जो मेथड हमने बताई है उस मेथड से उसको सॉल्व करके देखें। मतलब क्वेश्चन तो बुक का लिख लें, लेकिन सॉल्व करने के लिए उसका सलूशन नहीं देखें। हमने क्वेश्चन बताया था बिल्कुल सिमिलर और एक भी स्टेप चेंज नहीं है, फिर भी हम बार बार पूछे जाने की वजह से इसको आप लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए और इस क्वेश्चन को हम फिर से बतला रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन इसी के जैसा बताया था हमने। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर इसको करते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं क्या, 7C। ठीक है, और ये 14 ये एग्जाम्पल है। ठीक है, 14B एक्सरसाइज के पहले वाला है। ठीक है, और पेज नंबर इसका 945, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम की बुक नहीं है हमारे पास यहाँ। तो क्वेश्चन पहले हम पढ़ते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन आर डिटरमाइंड बाई 3L plus M plus N is equal to 0 and 6Mn minus 2NL plus 5LM is equal to 0। हिंदी में होगा ये, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो जिनकी दिक् कोजाएं निम्न समीकरणों के द्वारा दी जाती हैं। तो अपने ये 2 इक्वेशंस हैं जो हमें दिए गए हैं। ठीक है, 3L plus M plus 5N is equal to 0, 6Mn minus 2NL plus 5LM is equal to 0। इनको हम मेथड के साथ क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहले हमने बतलाया था कि ये दोनों इक्वेशन जो दिए जाएंगे आप लोगों को चेक क्या करना है। फर्स्ट वाला इक्वेशन जो होगा वो लीनियर इक्वेशन होगा, मतलब L M N सिंगल सिंगल होंगी, उनकी पावर 1 होगी। जबकि सेकंड वाले में क्या होगा, सिंगल सिंगल नहीं होंगे, डबल डबल होंगे। मतलब जैसे MN MM स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब 2 घात वाला होगा। ठीक है, 2 पावर वाला इक्वेशन होगा और फर्स्ट वाला लीनियर होगा, 1 वाला होगा। तो उसमें क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट का प्रयोग करना है और इसकी मदद से किसी भी एक की वैल्यू निकालना है। L की निकालना है, M की निकालना है या N की निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर तुरंत लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकालें। देखो हमको M सिंगल दिख रहा है तो हम चाहते हैं कि M ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निकालने को कुछ भी निकाल सकते हो। M इज इक्वल टू माइनस 3L माइनस 5N। समझ गए बात को। मतलब ये रूल क्या, कौन सा पकड़ना है तुमको, क्या समझना है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ट्रांसफर करके M या L या N किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, जिसकी मर्जी हो तुम्हारी, कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी निकालना है। M की निकालना है, L की भी निकाल सकते, अपॉन में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अपॉन में आता है तो लिखने में बार बार अपॉन लगाना पड़ेगा, तो हमने सिंपल वाला M ही ले लिया ये। ठीक है, आप लोग भी ऐसा डिसीजन कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी कर पाए तो क्वेश्चन
तुम्हारा गलत नहीं हो। जैसे मान लो L लेते तो कितना आता, 3L इज इक्वल टू कितना आता, -m माइनस 5n। तो फिर ऐसा आ जाता L इज इक्वल टू -m माइनस 5n अपॉन कितना आ जाता, बोलो 3 आ जाता, ऐसा आ जाता। ठीक है, लेकिन इसमें समस्या की बात नहीं है, तो ये अपन ने ले लिया। मतलब रूल क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू निकाल के लिख लेना। इक्वेशन 3 बना लेना है। 4 कैसे आ जाएगा अभी, इक्वेशन कौन सा बनाएंगे, 3 बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। चलो अब क्या करना है, ये जो m की वैल्यू आई है ये दूसरे वाले इक्वेशन में लगाना, किसी की भी आई हो, चाहे l की आई हो चाहे n की आई हो। ठीक है, तो तुरंत ही हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से। तो अब लगाते हैं वैल्यू, m की वैल्यू वहाँ पुट कर दो, कितना आ जाएगा बोलो, ये आया अपना 6 आया। ब्रैकेट में क्या करेंगे, m की वैल्यू, मतलब कितना आएगा बोलो, -3l माइनस 5n। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज किया और बाहर कितना लिखा है बोलो यहाँ n, तो ये अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पर, n लिख दिया। माइनस आगे देखते चलो कितना है ये, 2nl लिखा, प्लस अब कितना बोलो 5l और m के बदले कितना लिखेंगे वैल्यू, -3l और माइनस कितना बोलो n इज इक्वल टू कितना हुआ बोलो 0 हुआ। ठीक है, अब देखो अब क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन कर दो इसका, देखो 6n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18ln। सावधानी से करना, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये माइनस है ये, और 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब माइनस कितना आएगा 6 × 3 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये n के साथ n का मल्टीप्लाई मतलब कितना आ जाएगा बोलो n² आ जाएगा, हो गया, -2nl हो गया। अब फिर से इसका ब्रैकेट ओपन करना है, ये माइनस लगा है तो कितना आ जाएगा बोलो माइनस आ जाएगा, फिर कितना आएगा यहाँ पर बोलो 15 आएगा, और कितना आएगा l² आएगा, फिर और अंदर ले चलो 5l × 5n कितना हो जाएगा बोलो 25, और ये ln इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 0 हो गया। अब इनमें क्या कर लो, इनको अरेंज कर लो, एक जैसे टर्म साथ साथ में लिख लो। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सबसे पहले हम n² वाली टर्म लिखते हैं, ये आएगी -30n² लिख लिया। अब क्या लिखना है अपन को ln, तो यहाँ पर कितना देखो -18ln, और ये कितना है बोलो माइनस का 2nl और 25 भी है ये, तो कितना हो जाएगा बोलो, सभी माइनस में है इसलिए इनको ऐड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा बोलो -45 कितना nl, या ln भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे अपन, l² वाली टर्म, कितना आ गया बोलो 15l² इज इक्वल टू 0। मेथड को हम रिपीट करते चलें। देखो हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में लगा देनी है। जब हम लगा देंगे तो उसका एलिमिनेशन हो जाए, विलोपन हो जाए, मतलब m का विलोपन हो जाएगा, तो क्या बचेगा n और l वाला इक्वेशन बचेगा। जब ये इक्वेशन आता है तो यहाँ पर देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नंबर्स दिख रहे हैं 30 45, ये
तो अपन चाहें तो 15 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, -15 से। ठीक है, तो जिससे इक्वेशन सिंपल बन जाएगा। ऐसा चेक कर लेना, नहीं भी कर पाए तो थोड़ा फैक्टर तोड़ने में कुछ सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन बन जाएगा। ठीक है, तो 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा, -15 से ये आया कितना, 2n² आया, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस से भी डिवाइड किया अपन ने। यहाँ कितना हो जाएगा, 3nl हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, ओनली l² हो जाएगा, हो गया, इज इक्वल टू 0। अब जब ऐसा आ जाता है तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर तोड़ने हैं। इसके क्या करने हैं, फैक्टर तोड़ने हैं, और ये फैक्टर हम तोड़ के बतलाते हैं, बहुत आसान है। इनको 3nl को स्प्लिट कर लो, तोड़ लो इसको, ये हो जाएगा 2n² प्लस, इसको क्या लिख सकते हो, 2nl प्लस nl लिख सकते हैं, ये लो, और प्लस कितना आएगा बोलो, l² इज इक्वल टू 0। अब बोलो इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, n भी दिख रहा है। अब यहाँ कितना बचेगा, n बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा बोलो, l बचेगा, प्लस इनमें से क्या कॉमन है बोलो, इनमें से l कॉमन है, कितना बचेगा बोलो, n प्लस l इज इक्वल टू कितना बोलो, 0 हो गया। अब दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, n प्लस l दिख रहा है, क्या कर लें, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, n प्लस l, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा फिर, 2n प्लस l इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर कितने फैक्टर आ गए बोलो, 2 फैक्टर्स आ गए। हाँ, यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में जब उस समय बताया था तो बोला था कुछ लोगों को फैक्टर तोड़ने में, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या थोड़ा कमज़ोर हैं, उनको फैक्टर तोड़ने में प्रॉब्लम बना करती है। तो उसके लिए हमने एक अल्टरनेटिव मेथड पिछले वीडियो में बताई थी, और तुम्हारी सुविधा के लिए हम इस वीडियो के साथ उसकी भी लिंक दे देंगे। तो जिनको दूसरी वाली मेथड देखना हो उस वाले से एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब क्या करना है, दोनों फैक्टर को लिख लेना है अलग अलग करके, ये हो जाएंगे, इम्प्लाइज दैट क्या आएगा बोलो, n प्लस l इज इक्वल टू 0, या फिर क्या आ जाएगा, दूसरा में क्या आ जाएगा बोलो, 2n प्लस l इज इक्वल टू 0। ठीक है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ये दोनों 0 होंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, अब ये 4 बन जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर बोलो 5 बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मेथड के फॉर्म में अगर बात करें हम तो ये बोलेंगे हम, जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन 1 से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन 2 में लगानी है, एक का एलिमिनेशन करने के बाद 2 वेरिएबल 2 चर बचेंगे, जैसे इसमें n और l बचे हैं, इनके फैक्टर तोड़ेंगे, इससे 2 समीकरण आ जाएंगे। ठीक है, 2 इक्वेशन आ जाएंगे। अब इन दोनों समीकरणों को बारी बारी से एक एक करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, किसके साथ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ। यहाँ लिखेंगे अपन, पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 3l
प्लस m और प्लस 5n इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख सकते हो 3l प्लस m, ये देखो है 3l प्लस m प्लस 5n इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या है बोलो? ये फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर क्या है बोलो? ये फर्स्ट है। अब इक्वेशन 4 क्या है उसको भी लिखेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे यहाँ l लिखा है तो n लिखा है तो n के नीचे n लिखो, l के नीचे l लिखो। क्या लिखा है बोलो? l। तो l के नीचे क्या लिखा अपन ने? ये लिखा l। अब क्या करेंगे? प्लस n, तो क्या कर दिया अपन ने? प्लस n इज इक्वल टू 0। देखो लिखा वही अपन ने n प्लस l इज इक्वल टू 0, लेकिन क्या करना है? जिसके नीचे जो है वही लिखना है। ठीक है, इसको हम और बेहतर बनाते हैं। जैसे l की आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे? 1 इंटू में लिखा है। n की आगे कुछ नहीं लिखा मतलब क्या मानेंगे? 1 इंटू। जैसे इसमें 5 का कोएफिशिएंट गुणांक क्या है? 5 है, इस प्रकार का। अब m इसमें लिखा ही नहीं है और ऊपर m चाहिए अपन को। मन से क्या लिखा अपन ने? m लिखा, लेकिन आगे क्या लिख दिया? इंटू में 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी में कर दिया अपन ने तो क्या हो जाता है? वो 0 ही हो जाता है। अब इनको दोनों को हमको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो अब वज्र गुणन विधि क्या होती है ये दो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? l अपॉन, फिर क्या करना पड़ेगा बोलो? m अपॉन, फिर क्या करना पड़ेगा बोलो? n अपॉन। हुआ। अब क्या होता है फार्मूला? B1C2। ये ध्यान देना, ये मिस्टेक नहीं करना, यही गलती हो सकती है। A1 3 क्या है? A1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। ये होगा B1 और यहाँ 5 क्या होगा? C1। ये वाला 1 क्या होगा? A2 होगा और ये 0 क्या होगा? B2 होगा और ये 1 क्या होगा? C2 होगा। तो फार्मूला हमने बताया था और इसका फिर भी दिक्कत है आप लोगों को तो हम लिख देते एक बार फिर से। B1C2 माइनस B2C1। ठीक है, अब इसके नीचे क्या आएगा? C1A2 माइनस C2A1। अब इसके नीचे क्या आएगा बोलो? A1B2 माइनस B2A1। ठीक है, तो अब वैल्यू लगाएंगे इसमें। इसको थोड़ा और ऊपर खिसका लेते हैं। ये आएगा इम्प्लाइज दैट l अपॉन B1 की वैल्यू कितनी है? 1। ये देखिए 1 इंटू 1 कितना आया? 1। सावधानी से लगाना। B1C2, फिर B2C1 कितना होगा? B2C1, ये B2 है और C1, B2 0 है तो कितना हो जाएगा बोलो? 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब m अपॉन कितना है बोलो? m अपॉन C1A2। C1 कितना है बोलो? 5। A2 कितना है? 1। 5 इंटू 1 कितना हो गया? 5 हो गया। अब फिर क्या है बोलो? C2A1। C2 कितना है बोलो? C2 ये है, A1 ये है। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो? n अपॉन A1B2। A1B2, B2 0 हो तो ये 0 हो जाएगा, माइनस B2 ये गलत हो गया है यहाँ पर। A1B2 A2B1 कितना होगा? A1B2 A2B1। तो A2 कितना है बोलो? 1 है और B1 कितना है? 1। कितना हो जाएगा बोलो? ये 1। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा इसका? ये हो जाएगा L अपॉन
1 इज इक्वल टू m अपॉन कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 कितना हुआ 2 इज इक्वल टू n अपॉन कितना हुआ -1 हो गया। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन के तरीके बदल जाएंगे, ध्यान देंगे। अच्छा, अब ये इक्वेशन और लेना है। जैसे अपन ने क्या किया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ फोर्थ लिया है, अब ऐसा ही फर्स्ट के साथ किसको लेंगे, पहले 5 को लेंगे। ठीक है, 5 क्या है 2l प्लस l, ठीक है 2n प्लस l। तो यहाँ नीचे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला और कौन सा वाला, फिफ्थ वाला। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट एंड फिफ्थ। ठीक है, ये देखो इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही रहेगा, ये वाला। ठीक है, और थर्ड वाला फिफ्थ वाला ये रहेगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं आगे वाले पेज में। ये देखिए, इसको इस प्रकार से जमा देंगे हम। मतलब क्या करना है, एल के नीचे एल लिखना है, एन के नीचे एल लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या कर देंगे 1। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे 1 कर दिया। अब इसमें m नहीं है तो क्या कर देंगे हम 0 इंटू एम कर देंगे। क्या कर देंगे 0 इंटू एम प्लस। बस फिर से शुरू हो जाते हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है, बीजगुणन विधि लगाना है। l अपॉन m अपॉन और n अपॉन। ठीक है, अब वही सब फिर से करना है। ये है a1 b1 c1, नीचे वाले 2 हैं। ठीक है, b1 c2 1 इंटू 2 कितना आएगा बोलो 2, b2 c1 फिर 0 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर c1 a2 मतलब फिर c आ जाएगा 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, और फिर माइनस बोलो c2 a1 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बोलो 6 हो जाएगा। हो गया। अब a1 b2 कहाँ है, a1 b2 मतलब हो जाएगा 0। फिर a2 b1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना निकल आया बोलो, l अपॉन 2 इज इक्वल टू m अपॉन कितना बोलिए -1 इज इक्वल टू n अपॉन कितना -1। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात जो समझने की है वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम्पल 7 और 8। तो यहाँ से 2 वैरायटी क्वेश्चन में बनती है। अपने वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस पूछा है, 2 रेखाओं के बीच का कोण पूछा है। ठीक है, तो इसमें जो अपन ने अभी निकाला था, ये देखो ये जो वैल्यू निकली है यहाँ पर, ये वाली जो वैल्यू निकली है ये देख रहे हैं। इस इतना निकालने के बाद यहाँ पर अपन को क्या लिखना है, एम्प्लाइज दैट। देखो दिक् कोज्याओं के अगर समानुपाती जो संख्याएं हैं वो दिक् अनुपात कहलाती हैं। ठीक है, अगर डायरेक्शन को साइन के प्रोपोर्शनेट में कोई भी नंबर्स हैं तो क्या है वो डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। मतलब क्या कहलाएंगी, डायरेक्शन रेशियो क्या कहला जाएंगी, ये कहलाएंगे a1 b1 और c1। ठीक है, समझ रहे हैं। ये लो, इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो 1 2 -1 कितनी होगी 1 2 और -1। ठीक है,
ये A1 B1 C1, लेकिन ये वाले A1 B1 C1 नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फार्मूले के A1 B1 सब अलग अलग हैं। ये डायरेक्शन रेशियो वाले हैं, ठीक है। 1 2 -1 हो गया। अब इसी प्रकार से इनमें से तुरंत ही हम क्या लिख लेंगे, इम्प्लाइज दैट लगा करके ये लगाएंगे A2 B2 और C2। ये क्या हो जाएगा बोलो, 2 -1 -1 हो गया। अब यहां से अगर 7th वाला क्वेश्चन करना है तो पहले वही बतलाएंगे जो 7th पूछा गया है, तो तुरंत लिख देंगे नाउ एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है, मतलब दो रेखाओं की हिंदी में के बीच का कोण क्या हो, थीटा हो। तो फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपॉन कितना बोलो, रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, और ऐसा ही 2 के लिए लिखना है, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर होगा। अब जो हमें मिला था ये देख लो, ये A2 B2 C2 है, और जो हमें पहले मिल चुका है कौन सा वाला साइड में लिख लेते हैं, वो पीछे निकल गया, A1 B1 C1 जो निकाला था अपन ने, वो क्या निकला था, वो निकला था 1 2 -1, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करते हैं, चलो पुट करते हैं। तो A1 A2 कितना होगा बोलो, 2 × 1 कितना हुआ, 2 हुआ। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला इंटू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला देख लो, -1 × -1 कितना हो जाएगा बोलो, +1 हो जाएगा, होगा। अब आगे चलो, अपॉन में लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, तो ये है मतलब कितना, 1 स्क्वायर 1, चलो लिखते चलते हैं, 1 2 का स्क्वायर कितना 4, -1 का स्क्वायर भी कितना 1। अब बोलो A2 2 वाला ये है कितना, 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 प्लस 1 हो गया। अब बोलो कितना आएगा, इम्प्लाइज दैट 2 से 2 कैंसिल कर लो, 1 अपॉन कितना है बोलो, रूट ऑफ 6, यहाँ कितना आएगा बोलो, रूट ऑफ 6। ये किसके इक्वल चल रहा है, कॉस थीटा के इक्वल चल रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कितना हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/6, √6 इंटू √6 कितना हो गया, 1/6 हो जाएगा। अब कितना आएगा बोलो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/6 हो गया। तो ये एंगल बिटवीन टू लाइन आ गया। याद रखें, आप इस मेथड को फॉलो करें जो हम आप लोगों को बताते हैं, ना कि बुक के एक एक स्टेप देखें कि उसने कैसे सॉल्व किया है, उससे आपकी स्किल में कमी आएगी। आपने जो सीखा उसको अप्लाई करिए। अब देखिए यहाँ पर जो ये निकल आया है अपना कितना, A1 B1 C1 और A2 B2 C2। कई बार क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्या पूछा है उसने, एंगल बिटवीन टू लाइन नहीं पूछा, मतलब ये दो रेखाओं के बीच का कोण नहीं पूछ रहा। वो क्या पूछ रहा है, वो पूछता है उन रेखाओं की दिक् को जाएं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइंस, मतलब उन रेखाओं की क्या निकालना है, दिक् को जाएं निकालना है। तो दिक् को ज्याओं को निकालने के लिए देखो ये बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से इसको निकालते आए हो, और यहाँ फिर से बता देते हैं हम। ये देखो लो, अगर हमारे पास सोचो, मतलब यही क्वेश्चन अगर 8th वाला होता तो ये क्वेश्चन नंबर सी वाले होते, क्वेश्चन नंबर 8 का टाइप जो है वो बतला रहे हैं। तो उसमें क्या था, हमारे पास क्या क्या आ गया बोलो, हमारे पास आ गया है A1
B1 C1, ये कितना आ गया बोलो, ये है 1 2 -1 है। और क्या आ गया बोलो, हमारे पास आ गया है A2 B2 और बोलो कितना आ गया है, C2 आ गया है। कितना बोलो, 2 -1 -1 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, देखो जी आए, मतलब L1 M1 N1 L2 M2 N2, ये सब निकालना है अपन को। अब ये निकालना बड़ा आसान है, आप लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं निकाला है। ये देखो, उसका कारण ये है कि आप लोग बुक को फॉलो करते हैं। ये फार्मूले कौन से होते हैं, L = A/√ऑफ कितना, A² + B² + C², ठीक है। ऐसा ही M के लिए होता है B/ और N के लिए कितना होता है बोलो, C/, रूट में वही होता है, ठीक है। हो गया। अब यहां देखो, अब ये वैल्यू हम आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले किसके लिए, L1 के लिए। अब तो बन सकता है, देख लो, ये क्या है, ये 1 वाले लगाएंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 1/। अब रूट ऑफ कितना हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, मतलब कितना आ गया बोलो, 1/रूट कितना आ गया, 6 आ गया। बस ऐसे ही क्या लिख दो, M1 कितना हो जाएगा, ऊपर का कितना 2 है, अपॉन में तो सब में √6 ही आना है। हो गया। N1 के लिए भी लिख दो, ऊपर का कितना आया बोलो, -1 आया है, और अपॉन में कितना आना बोलो, √6 ही आना है। अब ऐसा ही किसके लिए, 2 के लिए निकाल लो, बहुत आसान है निकालना भी है। ये L2 मतलब क्या लेंगे हम, ये ले लेंगे 2 -1 तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसमें भी 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 6 ही आ जाएगा। तो रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और M2 की बात भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/√6 आ जाएगा। और N2 की बात करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, -1/√6 आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में हम इस बात को बोलेंगे कि देखो, आप लोग हमारी मेथड को फॉलो करें, मैथ्स बहुत आसान लगेगी। लेकिन आप अगर एक एक स्टेप एग्जाम्पल के देखेंगे, कब देखना चाहिए, अगर वो मेथड हमने बताई ना हो, उस मेथड का क्वेश्चन तुमने किया ही ना हो, तो फिर तुम बुक को फॉलो करो, एग्जाम्पल को देखो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें और ये क्वेश्चन देखें कितने आसानी से किए हमने, और आगे तुम लोगों को भी प्रैक्टिस करते ही रहना है। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी और बहुत आसान क्वेश्चन रहे और आपने इनको समझा भी। और लेकिन कितना भी आसान क्वेश्चन हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वह पूरा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए शुरू हो जाइए उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, और बिना देखे उसकी प्रैक्टिस करिए, समझिए, और एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपरेशन अभी करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। हाँ, होमवर्क करके फोटो खींच करके भेजना ना भूलें, ठीक है। और आप अपना ध्यान रखें।